हेलो चैंपियंस, आप सभी का आपके अपने परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज का वीडियो आप सभी की आंखें खोलने वाला है और बहुत ही स्पेशल वीडियो है। आप तो बोलोगे कि सर जी हाँ, आप हर वीडियो के लिए ही ऐसा ही बोलते हो कि आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। और रियली में मैं वीडियो कम आपके लिए लेके आता हूं, लेकिन जितने लेके आता हूं वो रियली में आपके लिए स्पेशल होते हैं। आज का वीडियो क्यों स्पेशल है? क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीके जीएस की आप सभी तैयारी करते रहते हो, साइंस वगैरह आप सब कुछ पढ़ते रहते हो, ये आप सभी पढ़ते रहते हो, लेकिन आप एक बात को भूल जाते हो कि अगर आप जीके जीएस की सिर्फ एक ही तैयारी करें और एक ही तैयारी से आप सारे एग्जाम्स निकाल सकते हैं। अब लग रहा होगा सर जी ये कौन सी बात है, कैसी बात बता रहे हो, हमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। देखो, एक बात बताता हूं, ये आपके में जीके जीएस में स्टैटिक जीके होता है, आपको पता होगा। क्या बताओ, एसएससी जीडी के एग्जाम में अलग स्टैटिक जीके आएगी, आरपीएफ के एग्जाम में अलग आएगी, या एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्जाम में अलग आएगी। सेम आने वाली है, बदलने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि स्टैटिक जीके का मतलब ही यही होता है जिसको बदला न जा सके। ये बात समझ रहे हो ना भाई? किसी आपके एग्जाम में पूछा गया बांसुरी वादक कौन है प्रसिद्ध, पूछा गया। दूसरे में ऐसे पूछ लेगा शहनाई वादक पूछ लेगा। लेकिन हमें यह नहीं पता कि एसएससी जीडी में यह पूछेगा या एनटीपीसी में यह पूछेगा, एनटीपीसी में यह वाला पूछेगा कि ग्रुप डी में यह वाला पूछेगा, या आरपीएफ में यह वाला पूछेगा। यह हमें नहीं पता होता। हम तो सारे के सारे बांसुरी वादक भी याद करते हैं, सारे के सारे शहनाई वादक भी याद करते हैं, ठीक है, और सारे के सारे तबला वादक भी याद करते हैं, ठीक है, तबला वादक भी याद करते हैं। मतलब जो भी हम टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं उसको हम कंप्लीट याद करते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन एसएससी जीडी में आ जाता है, एक आरपीएफ में आ जाता है, एक एनटीपीसी में आ जाएगा, एक ग्रुप डी में आ जाएगा, या और किसी एग्जाम में आ जाएगा। आता तो सेम ही है, बदलता कुछ नहीं। जैसे हमने एक 1857 की क्रांति पढ़ा था, 1857 की क्रांति, क्या बताओ 1857 की क्रांति में कुछ बदल जाएगा कि सर जी एसएससी जीडी के एग्जाम में जो 1857 की क्रांति है वो तो 1857 की रहेगी, लेकिन एनटीपीसी के एग्जाम में ये 1858 की हो जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। रहेगा तो ये 1857 की क्रांति। या ये बताओ कि आरपीएफ के एग्जाम में बदल जाएगा कि आरपीएफ के एग्जाम में 1857 की क्रांति नहीं, इस बार और कुछ इसको बदल दिया जाएगा। मंगल पांडे जी को 1857 की क्रांति में फांसी नहीं दी गई थी, 1947 में दी गई थी। ये नहीं बदलेगा। बात को समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 1857 की क्रांति को बहुत अच्छे से पढ़ा, फिर उसके बाद एसएससी जीडी भी निकलेगा, आरपीएफ का पेपर, एनटीपीसी, ग्रुप डी या कोई भी आप एग्जाम दो, सभी के क्वेश्चंस आप कर पाओगे अगर आपने उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? इसका मतलब निकल के आ रहा है कि अगर हम जीके के जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, हम सभी क्वेश्चंस को 100% याद कर लेते हैं, ठीक है, 100% याद करते हैं, तो फिर सारे एग्जाम्स हम एक साथ निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको आगे भी बताऊंगा। मैं आपको हर बार एक बात बोलता रहता हूं, मेरे मुंह से काफी बार आपने सुना होगा, मेरी मुख से निकलते रहते हैं कि आप हार्ड वर्क करो, लेकिन हार्ड वर्क को आप स्मार्ट तरीके से करो, स्मार्ट वर्क में बदलो। हार्ड वर्क तो एक रिक्शे वाला भी करता है, और हार्ड वर्क एक इंजीनियर, डॉक्टर भी करता है। रिक्शे वाला दिन में मैक्सिमम 1000 रुपए कमा पा रहा होता है, और डॉक्टर, इंजीनियर दिन के 10,000, 20,000 कितने भी कमा रहा होता है, ठीक है। तो बात समझ रहे हो? हार्ड वर्क दोनों कर रहे हैं, या हो सकता है कि रिक्शे वाला 200-300 रुपए भी कमा रहा हो, कुछ ऐसे भी है। तो बात समझ रहे हो? हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में बदलना है, यानी सही जगह पे बदलना है जहां पर आपका काम आए। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने अपने जो ये चैनल है, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, एसएससी जीडी किंग जिसका नाम है, इस पे एक पोल डाला था,
ठीक है, लेकिन मेरे से एक मिस्टेक होगी, मैंने इसमें आरपीएफ लिखना भूल गया। मैंने ऊपर तो आरपीएफ लिख दिया लेकिन ऑप्शंस में आरपीएफ डालना भूल गया। लेकिन आरपीएफ नहीं डाला ना, तब भी 75% स्टूडेंट ऐसे थे जो इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या तो एनटीपीसी, ठीक है, एसएससी जीडी की तो कर ही रहे हैं, साथ में एनटीपीसी की कर रहे हैं, ग्रुप डी की भर्ती आएगी, अभी नहीं आई है तो इसलिए कम स्टूडेंट है, लेकिन वो भी कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों की भी कर रहे हैं। और मुझे पता है कि आरपीएफ की भी बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे होंगे। तो अगर मैं आरपीएफ वाले स्टूडेंट इसमें ऐड नहीं कर पाया, वो ऐड कर दूं ना, तो लगभग 85% से 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं। एसएससी जीडी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ हो गया, सभी का एग्जाम देने वाले हैं। तो अगर आप जब सभी का फॉर्म भर रहे हो, भाई रेलवे का फॉर्म भरने के लिए 500-600 रुपए आपसे फीस ली जा रही है, तो आप उसको एक तैयारी में क्यों ना करो? फिर बोलते हो सर जी ये अलग अलग टीचर्स फिर अलग अलग क्यों करवाते? देखो एक बात समझो, मार्केट में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपको एक बात बोला जाएगा कि ये हाथ धोने का साबुन है, और एक बोला जाएगा कि ये नहाने का साबुन है, एक बोला जाएगा बर्तन धोने का साबुन है, ठीक है, सारे अलग अलग तरीके से, एक कपड़े धोने का साबुन हो गया, लेकिन सारे हैं तो साबुन ही। लेकिन फर्क क्या है? बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे नहाने वाले साबुन में और हाथ धोने वाले साबुन में, फेस वॉश में, ठीक है, शैम्पू में, है तो सारी चीजें एक ही जैसी, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग है। लेकिन उनमें से हम अगर जो बेस्ट है अगर उसको कर ले, ठीक है, जैसे अगर आप गांव से बिलोंग करते हो ना, तो आपके जगह पे, आपके हर जगह पे अलग अलग चलता होगा, लेकिन जैसे मैं आपको बताऊं हमारे गांव की तरफ है, वो 5 भाई साबुन चलता है, ठीक है, उसी से कपड़े धुलते हैं, उसी से नहाया जाता है और उसी से फेस वॉश किया जाता है, कोई अलग साबुन का यूज नहीं किया जाता। और ये आपको भी पता होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते होगे आपके अलग बट्टी आती होगी, ठीक है, वो सारे काम सही से करता था और बहुत अच्छे से करता था। अब बहुत सारी चीजें अलग अलग चलने लग गई, क्यों? क्योंकि मार्केट ऐसा बना दिया गया, वैसे ही है, क्योंकि टीचर्स को एसएससी जीडी के लिए भी कोर्स बेचना है, उनको आरपीएफ के लिए भी कोर्स बेचना है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यानी हर एग्जाम के लिए उनको अलग अलग कोर्स बेचना है। और अगर वो बोलेंगे कि एक ही तैयारी में हो जाएगा, तो फिर स्टूडेंट उनका एक ही कोर्स लेगा, बाकी कोर्स उनके सेल नहीं होंगे। और ये सिर्फ जीके जीएस के लिए नहीं है, ये हर चीज के लिए है। मैथ पढ़ो, आप ऐसे पढ़ो कि कोई भी एग्जाम दो उसमें कर पाओ। जैसे मैथ की हमारी 100 दिन की क्लासेज जा रही है ना, मैं उसमें ऐसे पढ़ा रहा हूं कि ग्रुप डी का दो, एनटीपीसी का दो, एसएससी जीडी का दो, आरपीएफ का दो, किसी का भी एग्जाम दो आप कर पाओगे। रीजनिंग पढ़ो, तब भी ऐसे ही आप पढ़ो कि कोई भी एग्जाम दो आप, इनमें से सभी का आप कर पाओ। और एक बात ध्यान रखो, ये जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, मैं यहां से एक चीज और आपको बताता हूं। आपने जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, एनटीपीसी का फॉर्म भर देना। 12th लेवल पे भी भरा जा रहा है और ग्रेजुएशन लेवल पर भी भरा जा रहा है, ठीक है, और वैकेंसी अभी कम है, वैकेंसी आगे बढ़ने वाली है, एसएससी जीडी में भी वैकेंसी बढ़ेंगी। और देखो आरपीएफ का भी एक आपका एग्जाम होगा कुछ स्टूडेंट का। किसका एग्जाम है? आपका आरपीएफ का है, उसके बाद आपका एसएससी जीडी की भी आप तैयारी कर रहे हो, और एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की भी हम यहां पर बात कर रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले एग्जाम आपका आरपीएफ का होगा, यह लगभग नवंबर-दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद एसएससी जीडी का होगा, यह आपका जनवरी-फरवरी में होगा। उसके बाद आपका एनटीपीसी का होगा, यह आपका मार्च-अप्रैल में होने वाला है। और उसके बाद आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा। इसका मतलब है कि अगर एक साथ तैयारी करेंगे हम, तो इसका एग्जाम, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, मतलब कम से कम 4 एग्जाम हम लगातार देने वाले हैं, एक एक महीने के अंतर के बीच में। अगर हमारी तैयारी अच्छी है, बाई चांस आरपीएफ का पेपर अच्छा नहीं हुआ, एसएससी जीडी में हम सिलेक्शन ले लेंगे। एसएससी जीडी में हमारे स्टेट में कम वैकेंसी थी, हम एनटीपीसी में ले लेंगे। एनटीपीसी में नहीं हुआ, ग्रुप डी में ले लेंगे। देखो आज के टाइम पे सरकारी नौकरी लेना आप सभी जानते हो बिल्कुल भी आसान नहीं होता।
बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है सरकारी नौकरी लेना। इस बात को आप अच्छे से जानते हो, नहीं जानते तो जान लेना। लगता है कि मैं एसएससी जीडी ही मेरा टारगेट है, इसके अलावा मैं कुछ करूंगा ही नहीं, ये आपकी मूर्खता होगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी हैं, या हो सकता है उस समय आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो लेकिन आप एग्जाम नहीं दे पाए, एग्जाम सेंटर पे देने से लेट हो गए, या आपकी तबीयत खराब हो गई, या और कोई कारण हो गया, आप एग्जाम नहीं दे पाए, फिर क्या करोगे? एग्जाम दे दिया, फिजिकल में फेल हो गए, फिर क्या करोगे? अगर आप सिर्फ एक ही एग्जाम को टारगेट अपने को सिलेबस को लेके चलना है कि मुझे सिलेबस अच्छे से पढ़ना है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर जी सब कुछ अलग होता है इनमें, ऐसा थोड़ी ना है कि हम एसएससी जीडी की जीके पढ़ेंगे तो हमारी एनटीपीसी की जीके भी सेम रहेगी, ग्रुप डी की भी सेम रहेगी। अभी जो हमने अभी तक टॉपिक्स पढ़े हैं ना, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूं। जैसे ये क्वेश्चंस हमने एसएससी जीडी के लिए पढ़ा था, आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता में हमने यहां पर पढ़ा था। क्वेश्चंस क्या है कि प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? तो इसमें पूछा गया है, सिंपली अगर मैं बात करूं कि जो हड़प्पा शहर है वो कौन सी नदी के किनारे है, ये अपने को बताना है। तो इसका आंसर क्या बताया था मैंने? रावी नदी के किनारे। और ये एसएससी जीडी में अभी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी जो एसएससी जीडी का पिछला एग्जाम हुआ था। क्या क्वेश्चन है कि हड़प्पा शहर कौन सी नदी के किनारे है, यही याद करना है। क्या एनटीपीसी में जीके बदल गई? देखो यहां पर लैंग्वेज आपको अलग दिख रही क्वेश्चंस की, कि वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। यह एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, जो पिछला एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था 2021 में ही हुआ था, इससे पिछला। ठीक है, तो बताओ इसमें क्या अलग है? इसमें भी यही तो पूछा गया कि कौन सी नदी के किनारे है हड़प्पा शहर, तो इसका आंसर भी क्या हो गया? रावी नदी के किनारे। अगर हम सिर्फ रटे नहीं, अगर हम सही से पढ़े, सही से याद करें, जिस तरीके से मैं आपको याद करवाता हूं, तो फिर एनटीपीसी और एसएससी जीडी क्या करेगी भाई? जैसे हमने अब कुछ दिन पहले संविधान का क्वेश्चन पढ़ा था, आपको पता होगा संविधान पढ़ा था ना हमने, जो पिछला वीडियो आया था वो संविधान के ऊपर ही तो आया था। देखो संविधान का क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है, क्योंकि सभी एग्जाम्स के एक साथ तैयारी। रेलवे ग्रुप डी का क्या है कि भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, या निर्वाचित करके बनाया गया था। तो वो कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, और ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने बाद में। यही तो मैंने आपको याद करवाया था। और देखो ग्रुप डी का है, याद करवाया था एसएससी जीडी के लिए, ग्रुप डी का आंसर निकला या नहीं निकला? देखो ऐसा ही क्वेश्चन ये हमने जीडी में किया था। देख लो क्या है कि निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? यहां पर चुना गया लिखा हुआ है, यहां पर निर्वाचित लिखा हुआ है, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। निर्वाचित का मतलब भी क्या होता है? चुना गया। जैसे हम वोट देते हैं ना, अभी आप वोट दे रहे होगे, जैसे हरियाणा में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, जम्मू में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, आपके स्टेट में भी अभी हुआ होगा, तो आप सभी ने उनको चुन के भेजा था, उनको निर्वाचित करके भेजा था, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए थे? तो वो आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, ये देखो उनको बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को। और यहां पर ऑप्शंस में आपको कहीं पे वो दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, अगर कंफ्यूजन भी हो तो वैसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, ना इसमें है ना इसमें है, लेकिन चुने गए थे ये, क्योंकि उनको तो वैसे बनाया गया था कि भाई अभी अध्यक्ष नहीं है तो बना देते हैं, क्योंकि वो उस समय सबसे ज्यादा सीनियर थे। तो बात समझ रहे हो? हिस्ट्री में मैंने दिखाया, पॉलिटी भी दिखाया, ऐसे सभी में सेम है। अगर मैं दिखाने लगूंगा फिर ये काफी बड़ा वीडियो बन जाएगा, कोई फायदा इसका नहीं होने वाला। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको जॉब लेनी है, क्योंकि अभी आपका एक ही लक्ष्य है कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, तो अगर आपको जॉब लेनी है तो आप हार्ड वर्क करो, लेकिन स्मार्ट तरीके से करो। तो अब हमारी आने वाली जो क्लासेज होंगी ना,
वो स्मार्ट तरीके से होने वाली हैं, यानी हम आपके इन सभी एग्जाम्स को टारगेट लेके चलने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कौन कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनमें जैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं सभी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊं। तो कमेंट करके जरूर बताना, और जिसको मैंने ये बात समझाई है, समझ में आ गई, उनको तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। हमने यहां पर बड़े प्यार से लिखा है, आपको धन्यवाद। लाइक नहीं किया, लाइक कर दो अगर अच्छा लगा है तो, समझ में आया है, ठीक है। और ये जो भी होगा बिल्कुल फ्री होगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और नोट्स है ना जो आपको, वो आपको पता ही है, आपको अपने टेलीग्राम पे मिलते रहते हैं, तो अपने टेलीग्राम को सभी स्टूडेंट जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे के सारे नोट्स हैं आपको अपने टेलीग्राम पे मिलने वाले हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। और नए स्टूडेंट आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। शेयर तो आप अपने आप कर ही दोगे, इतना प्यार आप करते ही हो, ये मैं सभी के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं, ठीक है जी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। और कमेंट जरूर करना कि किस किस एग्जाम के लिए आपने फॉर्म भरा है और भरने वाले हो, वो भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। और देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ ये इसी एग्जाम्स के लिए होगा, नहीं। आपको कुछ समय के बाद, मुझे पता है, जिनका इनमें सिलेक्शन नहीं होगा वो दिल्ली पुलिस की भी तैयारी करेंगे, तो ये आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी काम आएगा। आप बोलोगे नहीं सर जी ऐसा कैसे हो सकता है। भाई देखो, लाखों स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, ठीक है, उनमें से हजारों का ही होता है। देखो जीडी में अभी लगभग 40,000 वैकेंसी है, बढ़ के 50,000 हो जाएंगी। एनटीपीसी में आपकी 20,000 के आसपास चली जाएंगी। ग्रुप डी में 50,000 के आसपास चली जाएंगी, यानी लगभग 1-1.5 लाख के आसपास ही वैकेंसी है। फॉर्म तो लाखों स्टूडेंट भरे हैं ना, करोड़ों तक जाएंगे, अगर इन सभी को मिला लो करोड़ों से भी ज्यादा जाएंगे। पिछले बार एनटीपीसी और ग्रुप डी में ही 2 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट थे। तो इसका मतलब यह है कि हमें यह मान के चलना है कि सभी की एक साथ तैयारी करेंगे, कहीं ना कहीं हमारी जॉब जरूर लग जाएगी। आप सिर्फ कंटिन्यू 5 महीने कम से कम अच्छे से तैयारी कर लो। और ये 5 महीने की शुरुआत है ना, सबसे पहले आपके 100 दिन से होगी। अगर आपने ये टारगेट अचीव कर लिया, ये चैलेंज अचीव कर लिया, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जब तक एग्जाम ना हो, 5 महीने 6 महीने, ठीक है, कितना भी समय लगा, फिर आप पढ़ते रहोगे। सबसे पहले टारगेट 100 दिन का है। तो आशा करता हूं अच्छा लगा होगा जो भी मैंने यहां पर बताया है। कुछ भी कहना चाहते हो, कोई भी है, क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।